भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका सीटीआरडी के एक और वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज ग्लॉसरी और ये है इसका एपिसोड नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। हम कवर करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के सभी शेप्स और हम पढ़ेंगे बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली शेप समझने से। सबसे पहली शेप है अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड का मतलब है सीधा पिरामिड, यानी ऐसा पिरामिड जिसका बेस चौड़ा हो और टॉप नैरो हो। अगली शेप है इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड एक ऐसी पिरामिड शेप है जिसमें जो बेस होता है वो नैरो होता है और टॉप इसका ब्रॉड होता है। आप इसे उल्टा पिरामिड भी समझ सकते हैं। तीसरी शेप है हमारी स्पिंडल शेप्ड पिरामिड, यानी ऐसा पिरामिड जो बेस से सकरा हो यानी कि नैरो हो और टॉप पे भी नैरो हो और केवल बीच में ब्रॉड हो। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे स्पिंडल शेप्ड क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ इमेज में साइड में देख सकते हैं। स्पिंडल एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा टूल होता था जिससे धागा बुनने के काम में लिया जाता था, या फिर आप कह सकते हैं कि जिससे यार्न बनाया जाता था। जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर के ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए पिरामिड जैसी फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस पे हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को अरेंज करके देखते हैं, उसे विजुअलाइज करके देखते हैं, तो हम उन फिगर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं। 3 तरह की शेप्स तो मैंने आपको समझाई। इसके अलावा जिस तरह के मैट्रिक्स उनसे कैलकुलेट किए जाते हैं या जिस तरह के मैट्रिक्स से उन्हें बनाया जाता है, उसके आधार पर वे 3 तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, जिसमें हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे कितनी संख्या है प्राणियों की उसको कैलकुलेट करते हैं या उसे विजुअलाइज करते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं कि किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास प्रेजेंट है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और सिमिलरली पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो इसका तीसरा टाइप है, उसमें हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ शुरू करते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझने से। पिरामिड ऑफ नंबर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखने का तरीका है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर एक इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। जब हम इसे अलग अलग इकोसिस्टम्स में अप्लाई करके देखते हैं तो अलग अलग शेप्स निकल के आती हैं। जैसे जब हम ग्रासलैंड में देखते हैं तो हमें पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट देखने को मिलता है। जब हम ट्री इकोसिस्टम में देखते हैं तो हमें ये इन्वर्टेड देखने को मिलता है। और जब हम इसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इकोलॉजिकल पिरामिड स्पिंडल शेप्ड देखने को मिलते हैं। अपराइट पिरामिड को जरा समझते हैं। एक ग्रासलैंड के अंदर प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा होती है, यानी ग्रासेस की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए आपको इस पिरामिड का बेस जो है वो ब्रॉड मिलेगा। उसके बाद उसे खाने वाले हर्बीवोर्स की संख्या ग्रासेस के मुकाबले कम होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर हर्बीवोर्स की जो संख्या है वो कम देखने को मिलेगी। और सिमिलरली जो प्रेडेटर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, उनकी संख्या आपको हर्बीवोर्स से कम देखने को मिलेगी और टॉप प्रेडेटर्स जो हैं उनकी संख्या और भी कम देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये पिरामिड अपराइट पिरामिड बनता है जब हम बात करते हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। जब हम दूसरे इकोसिस्टम में यानी कि एक ट्री इकोसिस्टम में देखते हैं तो यही पिरामिड ऑफ नंबर्स हमें उल्टा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए साथियों, क्योंकि जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो वो तो हमारे पास एक ही है, यानी कि एक पेड़, इसीलिए इसका बेस जो है वो नैरो हो गया है। जब उसी पेड़ पर हम मौजूद पक्षियों की बात करते हैं यानी बर्ड्स की, तो उनकी संख्या हमें ज्यादा मिलती है, तो इस वजह से बेस के बाद जो अगला लेवल आया वो ब्रॉड हो गया। फिर जब उन बर्ड्स पे रहने वाले हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो वो पैरासाइट्स हमें बर्ड से भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक बर्ड पर कई तरह के और कई सारे पैरासाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, विच मीन्स उनकी पॉपुलेशन हमेशा बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये पिरामिड का थर्ड लेवल और भी ज्यादा ब्रॉड हो गया है। और जब हम फोर्थ लेवल की बात करते हैं तो हम हाइपर पैरासाइट्स की संख्या देखते हैं, यानी ऐसे पैरासाइट्स जो पैरासाइट्स के ऊपर भी पैरासाइट है, उनकी संख्या हमें इन पैरासाइट्स के भी मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से ये पिरामिड ऑफ नंबर्स एक ट्री इकोसिस्टम में हमें इन्वर्टेड देखने को मिलता है। जब हम इसी पिरामिड ऑफ नंबर्स को एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां पर स्पिंडल के शेप का एक पिरामिड निकल कर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पेड़ों की संख्या सीमित होती है, लेकिन उन पेड़ों पर रहने वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े,
वे बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। तो आप देखेंगे कि पेड़ों की संख्या वाला जो पार्ट है ये नैरो है, उसके बाद कीड़े मकोड़ों की संख्या वाला जो पार्ट है ये आपको ब्रॉड मिलेगा। फिर जब हम देखते हैं कि उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षियों की संख्या क्या है, तो वो हमें फिर से कम देखने को मिलेगी। तो वापस से ये पिरामिड का ये वाला लेवल श्रिंक हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे बर्ड्स जो कि प्रिडेट करते हैं इन छोटे बर्ड्स के ऊपर, उनकी संख्या हमें और भी कम देखने को मिलेगी, यानी कार्निवोर्स की या कार्निवोर बर्ड्स की। इस वजह से ये पिरामिड एक स्पिंडल शेप्ड आकार ले लेता है जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। पिरामिड ऑफ बायोमास ये कैलकुलेट करता है कि किसी भी एक गिवन टाइम पे किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सब का टोटल ड्राई वेट कितना है। इसे फिर से समझिए एक बार। एक ट्रॉफिक लेवल पे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जितने भी या तो हर्बीवोर्स हैं या फिर जितने भी कार्निवोर्स हैं दूसरे लेवल पे, या फिर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इन सब के बेस पे उनका टोटल ड्राई वेट क्या है, उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास से विजुअलाइज करते हैं। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये पिरामिड हमें अपराइट देखने को मिलता है। जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमें ये पिरामिड इन्वर्टेड देखने को मिलता है। आइए एक नजर डालते हैं अपराइट पिरामिड पे। जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो ग्रासेस मौजूद है जो कि प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल बनाती हैं, उन ग्रासेस का सभी का ड्राई वेट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा दूसरे लेवल से। और ज्यादा होने की वजह से ये जो बेस है ये ब्रॉड मिलता है हमें। जब हम हर्बीवोर्स की संख्या देखते हैं तो हर्बीवोर्स की संख्या कम है और इसी के नतीजतन इनका जो ड्राई वेट भी है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसीलिए हर्बीवोर्स का जो आपको ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेगा बायोमास का वो छोटा मिलेगा प्रोड्यूसर्स के मुकाबले। जब हम कार्निवोर्स की या टॉप प्रेडेटर्स की बात करेंगे तो सब्सिक्वेंटली हमें उनका भी बायोमास प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स के मुकाबले कम देखने को मिलेगा, इसीलिए ये पिरामिड अपराइट शेप लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एक्वाटिक इकोसिस्टम की तो वहां पे हमें इसका कुछ उलट ही नजारा नजर आता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जब किसी एक एरिया में कैलकुलेट किए जाते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो इनका बायोमास बेहद कम होता है। इस वजह से इस पिरामिड का जो बेस है वो आपको नैरो मिलेगा। लेकिन अब आपका सवाल उठेगा कि अगर जू प्लैंक्टन्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बायोमास ज्यादा है और प्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास कम है, तो ये सपोर्ट कैसे कर रहे हैं पॉपुलेशन को, ये मैं समझाऊंगा आपको अगली स्लाइड में। फिलहाल आप ये समझिए कि जू प्लैंक्टन्स का बायोमास ज्यादा है और फिश का बायोमास उससे भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा पर यूनिट एरिया जब हम देखते हैं। इसी वजह से पिरामिड आपको इन्वर्टेड नजर आएगा। अब मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड होता है। जब आप देखेंगे कि सबसे बेस पे आते हैं प्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। प्लैंक्टन्स की संख्या तो अच्छी खासी होती है लेकिन जब हम इनका बायोमास का टोटल करते हैं तो वो बायोमास बेहद कम निकल के आता है। जब जू प्लैंक्टन्स का हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं तो भले ही जू प्लैंक्टन संख्या में कम हो प्लैंक्टन्स के मुकाबले, लेकिन इनका बायोमास ज्यादा निकल के आता है। जब हम फिशेस और लार्ज फिश की बात करते हैं तो इनकी संख्या जू प्लैंक्टन और प्लैंक्टन्स के मुकाबले कम होती है लेकिन इनका बायोमास इनसे भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स हैं साथियों जो काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर है रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लैंक्टन्स, यानी कि प्लैंक्टन्स का बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना और अपने बायोमास को लगातार बढ़ाते रहना। दूसरी जो चीज यहाँ पे काम कर रही है वो है लाइफ स्पैन। प्लैंक्टन्स का जीवन चक्र या जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए ये जीते हैं। जू प्लैंक्टन्स उनसे ज्यादा समय के लिए जीते हैं, फिशेस उनसे ज्यादा समय के लिए जीती है और बड़ी मछलियां उनसे भी ज्यादा समय के लिए जीती हैं। और तीसरा जो फिनोमेना आपको यहाँ होता हुआ नजर आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू अदर फिनोमेनाज, वो ये है कि आपको बायोमास का अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर जब हम बढ़ेंगे। तो कैसे, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100 प्लैंक्टन्स हैं जिनका वेट जो है वो 1 ग्राम ईच है।
तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप नापेंगे तो आपको यहाँ पर बायोमास टोटल देखने को मिलेगा 100 ग्राम। आप जू प्लैंक्टन्स की वहीं पर संख्या देखेंगे तो आपको हो सकता है 50 इंडिविजुअल्स ही दिखें, लेकिन उनका बायोमास ज्यादा हो, तो इसीलिए आपको इनका बायोमास ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही चीज होगी हर एक सब्सिक्वेंट लेवल पे, इवन दो इनका नंबर्स भले ही घटता हुआ चला जाए। अब यहाँ ये कैसे हो पा रहा है? प्लैंक्टन्स जो कि संख्या में सीमित हैं, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वे बहुत तेजी से हो रहा है। यानी कि वो अपने बायोमास को बहुत जल्दी से डबल कर लेते हैं। कभी कभी एक दिन में ही डबल कर लेते हैं, कभी उन्हें 4 से 5 दिन लगते हैं डबल करने में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। ऐसा होने से जितने भी प्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खा रहे हैं, वो प्लैंक्टन्स वापस से मल्टीप्लाई होकर अपने आप को रिप्लेस करते जा रहे हैं। यानी कि जब आप उस बायोमास को किसी भी क्षण मेजर करेंगे तो बायोमास तो आपको उतना ही नजर आएगा, भले ही कितने ही प्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स ने खा लिया हो। सिमिलरली जब आप जू प्लैंक्टन्स को देखेंगे तो जू प्लैंक्टन्स का भी मल्टीप्लिकेशन टाइम फिशेस के मुकाबले बेहद कम है। तो यानी बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाती रहेंगी और जू प्लैंक्टन्स भी मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सिमिलरली फिश जो है, जो छोटी मछली है, उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम बड़ी फिश के मुकाबले कम है। तो इसीलिए इवन दो बड़ी मछली उसे खाती रहेगी समय समय पर, लेकिन फिर भी फिशेस जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करके अपने आप को रिप्लेस करके उस बायोमास को लगातार मेंटेन रखेंगी। अब क्योंकि एक मछली अपने जीवन चक्र में बहुत सारी मछलियों को खाती है, छोटी मछलियों को, इसीलिए उसके अंदर बायोमास लगातार अक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। वो ज्यादा भी जी रही है छोटी मछलियों से, इसीलिए आप देखेंगे कि उसने जो टोटल बायोमास अक्यूमुलेट किया वो ज्यादा होता है बजाय कि लोअर ट्रॉफिक लेवल्स के। इसी वजह से हम कहते हैं साथियों, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। इसे आप और अच्छे से इन स्लाइड्स में समझ सकते हैं, जहां पे मैंने इस पूरी डिटेल को लिख दिया है। आप इन स्लाइड्स को पॉज करके यहाँ पर समझ सकते हैं और अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं। लास्ट में जो हम पिरामिड देखते हैं वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के फ्लो को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। ये पिरामिड हमेशा आपको अपराइट ही देखने को मिलेगा, सीधा ही देखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है सन से वो रिसीव करते हैं प्रोड्यूसर्स, और हर एक ट्रॉफिक लेवल तक जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाती है, जो हमने पिछले वीडियो में लिंडमैन्स लॉ में पढ़ा था। इसी चीज के चलते आप देखेंगे कि जब तक हम टॉप प्रेडेटर्स के लेवल तक पहुंचते हैं तो वहां पर एनर्जी बेहद कम हो जाती है। हर एक सब्सिक्वेंट लेवल पर हमें एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इन्हें वन लाइन में समझ सकते हैं, इनके डिफरेंसेस को। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स का काउंट रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो ड्राई वेट को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिजम्स के। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जब आप इसे इन्वर्टेड टर्म्स में या शेप की टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।